तो नेक्स्ट पार्ट हमें अब करना है अर्थक्वेक वेव्स का। अर्थक्वेक वेव करने से पहले उसको थोड़ा समझ लेते हैं, समझ लेंगे फिर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अर्थक्वेक वेव्स है ना, जो कहीं यहाँ पे बताते हैं, कोई जगह चाहिए अपन को। मिल गई जगह। अर्थक्वेक वेव्स का है सीधा सा कि अर्थक्वेक के समय उत्पन्न होती हैं ये। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये अर्थक्वेक के समय उत्पन्न होती हैं। बस थोड़ा सा सब्र रखिए गाइस, सब्र का फल खट्टा होता है। सबसे बड़ी बात, पहली बात और बड़ी बात और छोटी बात देखो। पहली बात ये है कि जो हमारी अर्थक्वेक वेव्स होती हैं वो कहाँ पर कब उत्पन्न होती हैं, जब अर्थक्वेक आएगा जब होंगी। अर्थक्वेक आएगा जब होंगी, अर्थक्वेक आएगा। अब ये घटनाएं तो भाई जिम्मेदार हैं अर्थक्वेक के लिए। अब जो अर्थक्वेक से जो वेव निकलती हैं ना, जो वेव, जो घटनाएं घटती हैं, जो डैमेज होता है, उसके लिए यही जिम्मेदार होती हैं। और सभी जो प्राकृतिक, जो मतलब नेचुरल अर्थक्वेक होते हैं वो स्थल मंडल पे ही आते हैं। जो नेचुरल अर्थक्वेक होते हैं जितने भी, वो कहाँ आते हैं? स्थल मंडल, मतलब लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर पे सारे अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है ना। इसकी जो तीव्रता है, मतलब इसको जो मापने वाला यंत्र होता है भूकंप आते, उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। ये सिस्मोग्राफ होता है। और जो तरंगें आती हैं ना, उनको डिटेक्ट करता है। सतह पर पहुंचने वाली जो तरंगें होती हैं उनको अभिलेखित करता है। ये हो गया। इसके बाद इनके टाइप देखें, अर्थक्वेक वेव्स के टाइप देखें तो ये मेनली तो होती हैं 2 टाइप्स की। एक तो होती हैं बॉडी वेव्स, एक होती हैं तुम्हारी सरफेस वेव। अब ये जो दोनों होती हैं ना, तो इसमें बढ़ती हैं। इसमें आती हैं तुम्हारी पी वेव्स, और इसी में आती हैं तुम्हारी एस वेव्स, और ये होती हैं एल वेव। जो सरफेस मतलब लैंड वेव्स, या इनको एल से लव वेव टाइप का कुछ नाम देते हैं। ये होती हैं मेनली वेव्स के टाइप हो गए। और जो टाइप होते हैं ना, तो इनको कहते हैं पी वेव्स मतलब प्राइमरी हो गया, एस मतलब सेकेंडरी वेव्स हो गया। प्राइमरी वेव्स का काम है कि जो सबसे पहले डिटेक्ट होते हैं उसको प्राइमरी हम कहेंगे। सीधी सी बात यही है, जो सबसे पहले डिटेक्ट होगा उसको हम प्राइमरी कह देंगे। गलत कह रहे हैं तो आप बताओ। नहीं, सही कह रहे हैं भाई, झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं। लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि गाइस ये इतने से छोटा ही नहीं होगा अब। चलो कोई ना। ये प्राइमरी वेव्स होती हैं जो सबसे पहले डिटेक्ट होती हैं, और ये फर्स्ट और ये ओनली सॉलिड में जाती हैं। ये तुम डिटेक्ट कर पाओगे तो ओनली ये सॉलिड पदार्थ में, सॉलिड मैटर में डिटेक्ट कर पाओगे। और अब भी भाई समझ पाओगे तो हेल्प तो कर ही सकते हैं। तुम कहो कि हेल्प पे कहती हैं कि हाँ मुझे अर्थ के बारे में जानना है, या अर्थ की जो आंतरिक संरचना उसके बारे में जानने में मदद करती हैं। अब कोर्स करती हैं मदद, तो वो कुछ भी कर सकते हैं कि तुम हाँ समुद्र के बारे में जानना है तो तुम मना थोड़ी ना कर पाओगे कि पी वेव्स हेल्प नहीं करती हैं। भाई करती हैं, हाँ वो ये है कि डांस करने में मदद करती हैं तो शायद ना हो, लेकिन उसमें भी ना नहीं कर सकते भाई, कुछ हेल्प कर दें। सॉरी जोक था, लेकिन वो भी ठीक है जोक है। ये देखो, अब पी तरंगें थोड़ी धीमी मात्रा मतलब धीमी गति से चलती हैं। एस वेव इससे थोड़ी तेज गति से मतलब तीव्र में चलती हैं, फास्ट चलती हैं। और ये धरातल पर, अब मैंने गलत कर दिया गाइस, सॉरी। शायद फर्स्ट पे पहुंचती हैं, ठीक है। ये ओनली नहीं, ओनली ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। सॉरी 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 सॉरी। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों से जा सकती हैं। ये तीनों से जाएंगी, ये तीनों में निकल सकती है। मतलब सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी फॉर्म हो मैटर का, उसमें वो जा सकते हैं और जा सकती हैं। और ये ध्वनि तरंगों की तरह काम करती हैं, मतलब कि साउंड वेव।
साउंड वेव की तरह ये काम करती हैं और उसी तरह से चलती हैं। अब ठीक है। और ये सबसे पहले धरातल पे ही पहुंचती हैं, तो वो हमने लिख लिया है। अब ये उससे तीव्र तो होती हैं, ये बात है। और ये कुछ समय बाद, मतलब सॉरी, ये बहुत तीव्र होती हैं। इसके बाद जो एस वेव्स होती हैं ये थोड़ी कम तीव्र होती हैं, और सबसे कम तीव्र ए होती है, मतलब सबसे धीमी यही चलती हैं। इसी से सबसे ज़्यादा एल वेव से हानि या क्षति पहुंचती है। तो जो ए होती हैं एक कुछ अंतराल बाद आती हैं, जब पी के बाद ए आती हैं तो कुछ अंतराल होगा। ए ओनली सॉलिड, ए है, ए ओनली सॉलिड फॉर्म में जा पाती हैं। तो ए बहुत, ये पूरी इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों, लेकिन ये पूछ लेते हैं ये भी कि वो भी सारी चीज़ें हैं, और ये दोनों हेल्प करेंगी समझने में। तो आंतरिक संरचना के बारे में पृथ्वी की। अब है एल वेव। एल वेव का सीन ऐसा है कि ये एल वेव जो है, एल वेव बनी कैसे है। जो पी और एस वेव है ना, जब जो अंदर से आई निकल के, जब जो अंदर से आंग निकलती हैं, और जो फिर जो क्रियाएं हैं ना, एक्टिविटीज़ करती हैं ये सरफेस के साथ, उसके कारण से जो तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं ना, उनको हम सरफेस वेव्स कहते हैं। और ये सबसे लास्ट में डिटेक्ट होती हैं, लास्ट में डिटेक्ट होती हैं, लास्ट में डिटेक्ट होती हैं, ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। इनसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, इमारतें वगैरह गिरती हैं, क्योंकि धीरे चलती हैं तो तोड़ देती हैं चीज़ों को। ये ज्वालामुखी विस्फोट हो जाते हैं, इसी का कारण है धीमी गति से चलना। तो ये हो गई मोटा मोटी स्टोरी। तो इसके बाद अब इसको पढ़ेंगे तो पूरा समझ आ जाएगा। देखो, सभी तरंगें, सभी प्राकृतिक भूकंप लिथोस्फीयर में आते हैं। इसी अध्याय में आगे आप पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आगे पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल पर 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। स्थल मंडल लिथोस्फीयर कितने, 200 किलोमीटर अंदर तक को कहते हैं। 200 किलोमीटर अंदर क्या होता है, लिथोस्फीयर। और भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ होता है, सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करता है। चित्र 3.1 में हम देखने वाले हैं। भूकंपीय तरंगों का अभिलेख वक्र दिखाता है। यह वक्र 3 अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, जिसको कहते हैं बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। भूगर्भिक तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा से मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, इसीलिए उन्हें भूगर्भिक तरंगें कहते हैं। भूगर्भिक तरंगें क्यों कहते हैं कि वो अंदरूनी भाग में हैं और सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, इसीलिए उन्हें हम भूगर्भिक, मतलब एक जगह से हैं। तो अपन ने पिछली जल्दी अभी तो पढ़ा था कुछ समय बाद कि जो तरंगें होती हैं वो उस दिशाओं में फैल जाती हैं, तो अंदरूनी भागों में फैलती हैं वो, इसीलिए उनको फिर हम भूगर्भिक तरंगें कहते हैं। मतलब सभी दिशाओं में फैलती हैं, और जहाँ सबसे पहले डिटेक्ट होती हैं उसे 90 डिग्री कोण पे वो सबसे पहले यहाँ डिटेक्ट हो जाती हैं। तो उसको हम कौन सा सेंटर कहते हैं, उसको हम कहते हैं इपी सेंटर कहते हैं। और जहाँ से निकलती हैं यहाँ से इसको हम हाइपो सेंटर कह देते हैं या फोकस कह देते हैं। भूगर्भिक तरंगें और धरातलीय तरंगों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण कई तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें धरातलीय तरंगें कहते हैं। और देखो, अब इन दोनों की जो भूगर्भिक तरंगें हैं, जो बॉडी वेव्स चारों दिशाओं में फैली, इनसे अन्योन्य क्रिया हुई। किसके साथ हुई, धरातल के साथ हुई। जब धरातल के साथ हुई अन्योन्य क्रियाएं, तो अन्योन मतलब कि एक्टिविटी हुई कई टाइप की, तो उससे फिर जो वेव्स, एक नई वेव्स बनी। अब यही है कि हम पानी में शुगर डाल दें और नींबू का रस डाल दें तो शिकंजी बन जाएगी, एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी टाइप का ये है भाई साहब कि बॉडी वेव्स भी बन गई। ये तरंगें धरातल के साथ साथ चलती हैं और तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। जैसा जैसा पदार्थ होगा, जैसा जैसा परिवर्तन होगा, तो वो तो है ही। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है, ये इंपॉर्टेंट होती है। अधिक घनत्व वाले पदार्थ में अधिक वेग होता है, कम घनत्व वाले पदार्थ में कम वेग होगा। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है, और पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परिवर्तन, मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा बदलती है। भूगर्भिक तरंगें 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है पी वेव्स एंड एस वेव्स।
पी वेव तीव्र तीव्र गति से चलने वाली तरंगें हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंगें भी कहा जाता है। पी तरंगें जो हम पढ़ चुके हैं। पी तरंगें ध्वनि तरंगों की जैसी होती हैं। ये गैस, तरल, ठोस तीनों प्रकार से पदार्थों से गुजर सकती हैं। एस तरंगें धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती हैं। ये द्वितीयक तरंगें कहलाती हैं, सेकेंडरी वेव्स। और एस तरंगों के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह ओनली एक ठोस पदार्थ के माध्यम से चलती हैं। और एस तरंगों की यह महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण विशेषता है। इसकी विशेषता ने वैज्ञानिकों के भूगर्भिक संरचना समझने हेल्प करी है। इसने तो हेल्प करी है, लेकिन और भी तो हेल्प करेंगी। परावर्तन मतलब कि रिफ्लेक्शन से तरंगें प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आती हैं, जबकि अववर्तन ये भी है। रिफ्लेक्शन होगा तो वापस लौट आती हैं, रिफ्लेक्शन होगा तो वापस लौट आती हैं, रिफ्लेक्शन होगा तो वापस लौट आती हैं। और अगर अववर्तन हो गया, आवर्तन रिफ्रैक्शन हो गया तो ये तरंगें कई दिशाओं में छीट देंगे, मतलब फैल जाएंगी। लो मैं ये जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, इस टाइप का मामला। कई दिशाओं में चली जाती हैं। भूकंप लेखी पर बने आरेख में तरंगों की दिशा भिन्नता अनुमान लगाया जाता है। धरातलीय तरंगें भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती हैं। धरातलीय मतलब वही सरफेस वेव सबसे लास्ट में होती हैं। और ये तरंगें ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। इनसे शैल विस्थापित हो जाती हैं, इमारतें गिर जाती हैं। ना समझ गए? समझना तो चाहिए क्योंकि मैंने पहले समझा दिया है गाइस। अब है तुम्हारा भूकंपीय तरंगों की विशेषताएं तो हो ही गई हैं। ये विशेषताएं ही हैं, ये याद रखनी होती हैं। भूकंपीय तरंगों का संचरण मतलब चलना, कैसे चलती हैं। तो अब चलने का तरीका पहले समझ लें कि बता दें। देखो थोड़ा यहाँ समझ लो, पहले समझने में ज़्यादा फ़ायदा है। बता तो देंगे ही, कोई मतलब तो फिर है नहीं ज़्यादा। इतने में हो जाएगा अपना काम। अब बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। चल डिलीट हो जा। देखो अब जो संचरण होता है ना अर्थक्वेक वेव्स का, तो संचरण में जो तुम्हारी तीनों वेव्स हैं, एक तो एस भी है, सॉरी पहले पी लिखो यहाँ पे, ये पी वेव्स है, ये सेकेंडरी है, और ये आपकी एल वेव है। अब जो प्राइमरी वेव है उसको वो अपन ने पढ़ी है कि वो कैसी चलती है, साउंड वेव की तरह चलती है, साउंड की तरह। तो साउंड वेव का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा बनेगा, अंदर गई फिर बाहर आई, इस टाइप का मामला होता है। साउंड वेव की तरह चलती है ना। पुश एंड पुल टाइप का मामला, पुश एंड पुल। कितना मस्त लग रहा है भाई, इसकी गजब क्या है। कंपन और तरंगों की दिशा समान होती है। इसमें क्या होता है, कंपन और तरंगों की दिशा समान होती है। कंपन व तरंगों की दिशा समान होती है। कंपन और तरंगों की दिशा इसमें समान हो गई। और पदार्थ में दबाव डालने वाले हैं भाई, अब जो चलेंगी तो पदार्थ पे दबाव डालेंगी, ये बेसिक सी बात है। ये तो हमारे कॉमन सेंस में रखना ही पड़ेगा, इतना सब याद होता भी नहीं है। दबाव के फलस्वरूप पदार्थ की घनत्व भिन्नता में आती हैं, वो तो होएगा। देखो दबाव पड़ेगा, भिन्नता आएगी, संकुचन होगा, टूटेगा फूटेगा। बात ये है कि ये कंपन व तरंगों की दिशा के समान होती हैं। और ये पुश एंड पुल, इस टाइप का मामला इसका हो गया मेन। अब ये है तुम्हारी एस वेव चलती है ऐसे, ये ऊपर जाएगी, उभार करेगी, गर्द बनाएगी, उभार करेगी, गर्द बनाएगी, उभार करेगी, गर्द बनाएगी। इस टाइप का मामला होता है इसका। गर्त हो गया और इसके अलावा फिर तुम्हारा उभार हो गया, इस टाइप से चलनी है। मतलब कि ये जो तरंग संचरण होता है समकोण पे चलता है। समकोण दिशा में पैदा होता है, मतलब ऊर्ध्वाधर तरंगों में समकोण, इसको समकोण कह लो, ऊर्ध्वाधर है। दूरों में क्वेश्चन पूछता है ऊर्ध्वाधर, मेरा कई बार क्वेश्चन गलत हुआ है इससे, कि समकोण आ जाता था तो मैं सही कर देता था, ऊर्ध्वाधर आया तो मैं गलत कर दिया, तो इसमें ज़्यादा लफड़ा फंसता था। तो ये मैं फिर सीख गया हूँ, ऊर्ध्वाधर आए तब भी होना है,
ये जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार और गर्त ये भी पैदा करेंगी, सीधी सी बात है। अब जो एल वेव्स हैं, तो एल वेव जो सबसे लास्ट में आती हैं, इनका तो कोई वो है नहीं, और ये विनाशकारी होती हैं। ये भी समकोण पर चलती हैं, समकोण पर चलती हैं गाइस, ये भी समकोण तरंगों की दिशा में, ठीक है ना। बस ये समझ ली, अब इजी है। अब देखो यहाँ पे आराम से समझ लो, जो लिखा है वही तो समझना है, जो लिखा है वही समझेंगे हम। भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचरित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे ही ये संचरित होती हैं तो सेलों में कंपन पैदा होता है, संचरित होगा, सेलों में कंपन पैदा होगा ही होगा। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर, देख रहे हो किस समांतर होती है। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव, जहाँ संचरण होगी वहीं तो दबाव डालेगी, और कहाँ डालेगी। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और सेलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। संचरण गति के समकोण की दिशा में कंपन होता है, और एस तरंगों के ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा समकोण पर कंपन पैदा करती है। यह अतः जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें गर्त और उभार पैदा करती हैं। एस वेव का वही है, गर्त उभार ये भी पैदा करेंगी। धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती हैं। इजी था। शैडो जोन है, शैडो जोन। हाय पसीना आ गया यार, बहुत तेज। इतना सा खत्म हुआ है भाई, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो सिस्मोग्राफ पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती हैं, ठीक है। दूरस्थ स्थानों से आएंगी भाई, अभिलेखित तो होना ही है। शैडो जोन भी है, शैडो SHOWDOW, सॉरी गाइस। पसीना बहुत आ रहा है। सिस्मोग्राफ पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती हैं। यदि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंगों के पहुंचने की दर्ज करते हैं। तो देखो अब ये पहले थोड़ा चित्र समझ लो, इसको मतलब जो डायग्राम बना हुआ है उससे ही समझ आएगा। ये है पी तरंगों का शैडो जोन, ये है एस तरंगों का। पी तरंगों का ये है कि जो पी तरंगें हैं ना, वो डिटेक्ट करना हो अगर, तो वो 145 डिग्री से 145 डिग्री के बीच ही डिटेक्ट होती हैं। और इसके अलावा 105 से 145, जो 105 ये है और 145 इसके बीच में ये डिटेक्ट नहीं होती हैं कहीं भी, समझे। ये इम्पोर्टेंट है, ये ओनली 145 से 145 डिग्री के बीच में डिटेक्ट होती हैं, और वो भी यहीं लिखा हुआ है। एस तरंगों को अभिलेखित नहीं किया जा सकता है। पी तरंगों को पहुंचने को एस तरंगों को अभिलेखित नहीं किया जा सकता। कहाँ, ये हाँ देखो, एस तरंगों का जो शैडो जोन होता है ना, 105 डिग्री से लेके 105 डिग्री टोटल होता है, टोटल पूरा होता है। यहाँ पे डिटेक्ट होंगी नहीं। 105 डिग्री से 105 डिग्री दोनों जगह पे ये डिटेक्ट नहीं होने वाली हैं। अब क्यों नहीं होने वाली हैं मुझे पता नहीं है, जो लिखा है मुझे उतना ही पता है बस, मुझे PhD नहीं आती है सर जी। ये देखो लिखा है, अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंपी अधिकेंद्र से 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र जहाँ कोई भी भूकंपी तरंग अभिलेखित नहीं होती है। हाँ, 105 से 145 में कोई नहीं होती है, बिकॉज 105 to 105 तक नॉट डिटेक्ट एज वेव्स एनी टाइम। सो 105 to 145 डिग्री एरिया नॉट डिटेक्ट एनी वन वेव्स। दोनों प्रकार की तरंगों का छाया क्षेत्र जो शैडो जोन है, ठीक है। 105 से परे पूरे क्षेत्र में एस तरंगें नहीं पहुंच सकती। 105 से परे जो है, मतलब 105 से परे क्षेत्र में नहीं आती हैं। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। भूकंपीय अधिकेंद्र के 105 से 145 तक पी तरंगें छाया क्षेत्र के
पट्टी के रूप में, बैंड के रूप में। देखो बैंड के रूप में तो फैलती हैं जो तरंगें हो, जो एस तरंग है, जो हमारी अर्थ है, अर्थ का जो पूरा सरफेस है उसकी जो किनारे जो पट्टियां हैं वहाँ पे तो ये फैलती हैं। और फैलने का कारण है कि पूरा सॉलिड है ऊपर से, तो एक ये हो सकता है मे बी कारण। मुझे ज़्यादा कुछ इसके बारे में पता नहीं है क्योंकि ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, और मैंने पीएचडी तो कर रखी है नहीं। चारों तरफ प्रतीत होता है। तो एस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है वरन यह पृथ्वी के 40% भाग को कवर करती हैं। हाँ ये मुझे पता है। ये जो है ना सबसे ज़्यादा देखो है ही, तुम्हें लग ही रहा होगा कम से कम आधा पूरा कर लिया है इन लोगों ने, तो मतलब आधे से थोड़ा कम है लेकिन 40% पूरा कवर करती हैं एस वेव्स। आप किसी भी भूकंप का छाया क्षेत्र रेखांकित कर सकते हैं। किसी भूकंप अधिकेंद्र को जानने का विवरण बॉक्स 28-29 जो भी है। देखो गाइस, और पीएचडी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो आता है वो पढ़ो, क्योंकि पेपर बहुत अनप्रेडिक्टेबल बन रहे हैं। तुम पढ़ लोगे ना, तुम 500-500 पेज, 1000-1000 पेज की बुक पढ़ लो तो कुछ उखड़ने वाला है नहीं। जब तक कॉमन सेंस नहीं आ रहा है और नॉलेज का सही से गैस वर्क नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, कितना भी पढ़ लो। इसीलिए वन बुक ओनली वन सब्जेक्ट, वो भी जो रिलेवेंट है वो ही पढ़ो, इसके अलावा कोई ज़रूरत है नहीं। नहीं तो दिक्कत हो जाएगी गाइस, क्योंकि मैं देख लिया हूँ एक अटेम्प्ट में अपना। सामान्यतः विवर्तन की भूकंप ही अधिक आते हैं। अब भूकंप के टाइप भी हैं, टेक्टोनिक है, वोल्केनिक है भाई, कोलिजन है, और ये है जो मतलब ये तो है ही। अब टेक्टोनिक प्लेट है, अब जैसे है दो प्लेट थी भाई, एक इस तरफ जा रही थी, एक इस तरफ जा रही थी। अब एक ये धसी, एक ऊपर आई तो फिर भाई होगा ना कुछ तो। वो तो अरे ये भी बताना था ना अभी तो, अभिलिखित नहीं हो तो ऐसे क्षेत्र भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है जहाँ पे भूकंपीय जो है अर्थक्वेक वेव्स डिटेक्ट नहीं होती हैं। इसमें यही लिखा है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की नीड है नहीं। इस हिसाब से ये हो गया भूकंप के हैं प्रभाव। ये थोड़ा पढ़ सकते हैं कि रिक्टर स्केल जो इंटेंसिटी है ना, तीव्रता मापने की जो इंटेंसिटी होती है वो रिक्टर स्केल पे नाम से जानी जाती है। और भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित होती है। तीव्रता तो तभी पता चलेगा ना जब जो एनर्जी निकलेगी उसको हम माप देंगे, तो उसका मेजर करेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो उसके लिए रिक्टर स्केल होता है मापने के लिए। और भूकंपीय ऊर्जा से संबंधित होता है। और जो इंटेंसिटी स्केल मार्कोनी स्केल के नाम से जाना जाता है, जो हानि निर्धारित करता है, ये सब है। और सिस्मोग्राफ एक पैमाना है, सिस्मोग्राफ पैमाना हो गया। ये देखो ये जो मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक आघात में दी जाती है। आघात की तीव्रता का अंतम इंटेंसिटी स्केल को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मार्कोनी ने बनाया था। मार्केली भी नेता था मुझे लग रहा है। इन झटकों के प्रत्यक्ष हानि को निर्धारित करता। गहनता 1 से 12 तक होती है, जो रिक्टर स्केल की होती है वो 1 से 12 तक होती है। हानि निर्धारित करता है। और ये हैं प्रभाव तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो इनको कॉमन सेंस से ही किया जाता है। उपरोक्त सूचीबद्ध प्रभावों से पहले 6 का प्रभाव स्थल रूपों पर देखा जा सकता है, जबकि अन्य को उस क्षेत्र में होने वाले जन व धन की हानि से समझा जा सकता है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का आदि केंद्र समुद्र। हाँ सुनामी आ जाएगी। सुनामी भाई अगर उसका जो है ना, अब मूल जो है सीधा तुम्हारा समुद्र में ही है, तो भाई वहाँ तो आएगा, फिर तो खतरनाक काम हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। भूकंप की आवृत्ति, तो इसके बारे में क्या ही पढ़ना है। समुद्र में भूकंप नहीं सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, वास्तव में यह लहरें हैं। हाँ लहरें ही हैं, वो तो भूकंपी तरंगों से उत्पन्न होती हैं। यद्यपि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड ही रहती है, फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल 5 से अधिक है तो अधिक हानिकारक हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। इसमें वो दिया नहीं है पैमाना, नहीं तो बता देते मैं। जैसे कि अपने यहाँ जोन 5 जोन 6 वगैरह हैं, जोन 4 भी है। जैसे जोन 5 है तो जोन 5 पूरा हिमालय का रीजन है, जोन 5 में आ जाता है। जोन 5 से ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। फिर
भूकंप की आवृत्ति। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। तीव्र भूकंप के झटकों से जनधन का अधिक हानि होती है, और फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में भूकंप भूकंप ही आते हैं। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप हैं ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। जहाँ ज्वालामुखी भूकंप के वितरण का वर्णन अपने अध्ययन में पढ़ेंगे। यह प्रायः देखा गया है कि रिक्टर स्केल के 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप आने की संभावना बहुत कम होती है। 1 से 2 वर्षों में एक बार ही आते हैं। मतलब जो रिक्टर स्केल पे जो 8 होता है उसको कम ही आए हैं अभी तक। अब है हमारी पृथ्वी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। हाँ वही है। देखो अब स्ट्रक्चर में क्या है भाई, ये बताया है उन लोगों ने, ये तो बताया, लेकिन इससे एक अच्छा भी पैमाना सोच सकते हैं हम। वो क्या सोच सकते हैं कि नहीं, ये नॉर्मली बताया। देखो ये है आपका ऊपर वाला क्रस्ट है, ठीक है ना, ये है क्रस्ट, है ना, ऊपर वाला यहाँ तक। यहाँ से तुम्हारा ये मेंटल हो गया, ये यहाँ से मेंटल है जो भी दिख रहा है। ऊपर का एक क्रस्ट है, ऊपर वाला ये एरिया जो दिखा ये पूरा क्रस्ट है। ऊपर वाला पार्ट जो है ना, दुर्बलता मंडल जो बना हुआ है, देखो यहाँ से है तुम्हारा मेंटल, यहाँ से मान सको पूरा मेंटल है यहाँ तक का, जो जिसकी लास्ट वो है 2900 किलोमीटर। अब मेंटल है दो टाइप का, एक है आउटर, एक है इनर। और मेंटल के पार्ट को ही जो है ना उसको दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। ये होता है लिक्विड फॉर्म में, ये होता है लिक्विड फॉर्म में। दुर्बलता मंडल जो होता है, जो आउटर कोर होता है, सॉरी आउटर मेंटल होता है, आउटर मेंटल होता है, उसको क्या कहते हैं, दुर्बलता मंडल कहते हैं, दुर्बलता मंडल। यूट्यूब वाले टीचरों से पढ़ाई तो होगा। और ये सर्वाधिक कठोर मेंटल होता है, वो इनर पार्ट का होता है। इनर मेंटल होता है कठोर, और जो आउटर मेंटल होता है वो होता है लिक्विड फॉर्म में। तो ये है तुम्हारा सॉलिड टाइप। ए सॉलिड होता है, फिर ए लिक्विड होता है। देखो ये कोड है, ए लिक्विड है, ए सॉलिड है, फिर ए वाला पार्ट है ना, ए लिक्विड है, ए वाला लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में। और ये ऊपर का फिर एक ठोस है, सॉलिड है। ए पार्ट होते हैं इस टाइप से, ठीक है ना। ठोस स्थलमंडल होता है पूरा, ठोस में तो कुछ है ही नहीं। और जो भूकंप वगैरह आते हैं, सॉरी, जो ज्वालामुखी के लिए लावा निकलता है वो तुम्हारे आउटर मेंटल से यहीं से आता है। वो वोल्केनो के जो ज्वालामुखी के लिए आता है ना, वो लावा यहीं से निकलता है। इसकी ये मोटी मोटी संरचना है, ठीक है। तो जो इसका ये कोर है ना, जो कोर है ये बना होता है नेफे से, निकेल और आयरन से, निकेल और आयरन से ये बना होता है। अब थोड़ा क्रस्ट के बारे में जान लिया जाए, समझें थोड़ा। यहाँ थोड़ा देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है निकेल और नेफे। निकेल और फेरियम मतलब लोहे से बना होता है। नेफे तो कोरे बहुत ही ठोस होता है, बहुत मजबूत होता है। और अपन ने पढ़ा ही है कि सबसे मजबूत यही होता है, यही सबको खींचे रखता है, प्लेनेट हो चाहे स्टार हो। स्टार जानते हो, जो सन है, जो सन बीच में क्यों है वो सबको खींचे, क्योंकि जो कोर होता है वही खींच के रखता है सारी चीज़ों को। अब जो क्रस्ट है, क्रस्ट जो ब्रेटाइल तो है ही भाई, मिट्टी है। पहले तो शुरुआत में जल्द टूटने वाली होती, भंगुर होती है। और अब इसकी मोटाई दो जगह अलग अलग होती है अपनी अपनी। इसकी मोटाई अलग अलग ऐसी होती है कि जैसे ओशियन है, और एक है हमारा क्या हाल, माउंटेन ले लो। आप ये सोचो कि ओशियन में सबसे ज़्यादा मोटी क्रस्ट होगी या फिर माउंटेन वाली। तो बेसिक सी बात है कि माउंटेन वाली ज़्यादा मोटी होगी, तो उसकी मोटाई क्या होगी, 30 किलोमीटर से अधिक हो जाती है। ये 5 किलोमीटर तक ही होती है लगभग के हिसाब से। और इनके बारे में थोड़ा ये है कि अलग अलग से बने होते हैं, मैटर से भी। तो ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है, सिलिका और Mg। मैग्नीशियम से बना होता है ओशियन वाला क्रस्ट, और महाद्वीप वाला क्रस्ट किससे बना होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम से। सिलिका एल्यूमिनियम, ये इस वाली बुक में नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा जो 6 की NCERT है शायद, उसमें दिया हुआ है।
तो उसी से मैंने पढ़ा हुआ था, तो यही मैं यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, ए वाला मैटर है इसका। तो इसकी जो है देखो यहाँ पे औसत मोटाई है, महासागरों के नीचे इसकी है 5 किलोमीटर और महाद्वीपों पर 30 किलोमीटर। मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और अधिक भी हो जाती है, जो 70 किलोमीटर हिमालय पर्वत पे है, मतलब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है मोटाई इसकी देखते हुए। मतलब जैसी जगह वैसी, जैसा देश वैसा भेष हिसाब से काम चलता है ना, ये है बात, और कुछ है ही नहीं। अब मेंटल वाला सिस्टम क्या है? मेंटल एक होती है, यहीं पढ़ ही लो, भूगर्भ में परपटी के नीचे वाला भाग मेंटल कहलाता है। यह मोह असंबद्धता डिसकॉन्टिन्यूटी से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक चला जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग एथनोस्फियर मतलब दुर्बलता मंडल कहलाता है। इसका अर्थ दुर्बलता होता है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर आंका जाता है। और ज्वालामुखी उद्गार के दौरान लावा यहीं से निकलता है, हम पढ़ लिए हैं। इसका मुख्य स्रोत यही है। भूपर्पटी तथा मेंटल का ऊपरी भाग एक साथ मिलकर, मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर और स्थलमंडल का भाग मिलकर लिथोस्फियर बनाता है, मतलब स्थलमंडल बनाता है। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर होती है। 200 किलोमीटर के बाद और भी चीज़ें मेंटल जैसे और दूसरी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद होता है, जो ठोस अवस्था में लिखा हुआ है। आगे चलो, कोर, जैसे कि हमने पहले इंगित की चुके हैं कि कोर तो सबसे गहरा होगा, जो कि 2 टाइप का होता है, आउटर कोर, इनर कोर। 2900 किलोमीटर के बाद स्टार्ट होता है। और कोर 2 टाइप से, मतलब 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो निकल और एक फेरियम मतलब लोहा, इनसे मिलकर बना हुआ होता है। अब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम ज्वालामुखी और ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो अभी तो इसमें नहीं पढ़ने वाले हैं, ये हम कल ख़त्म कर देंगे सारा चैप्टर। कल चैप्टर तीसरी वीडियो में सारा ख़त्म हो जाएगा। तो बाय बाय गाइस, सोइए आराम से, सोइए नहीं, पढ़िए भाई, रिवीजन करिए, फिर सोना तो है ही। अच्छे से सो, अच्छे से खाओ, अच्छे से पढ़ो भी।